नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम चर्चा करने जा रहे हैं आज हमेशा की तरह जो वीकली शेयर मार्केट का हम एनालिसिस करते हैं। सुभाष जी से सवाल पूछते हैं और सुभाष जी उसका विश्लेषण देते हैं कि भाई नेक्स्ट वीक जो 8 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक का जो शेयर मार्केट है वो किधर जाने वाला है, ऊपर जाएगा या नीचे, गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। अगर हम पिछले सप्ताह को देखें तो 24,621 फ्राइडे को सबसे लोवेस्ट निफ्टी बनाया। लास्ट वीक की अगर हम बात करें 24,741 पे मार्केट बंद हुई है निफ्टी की। हालांकि जो ट्रंप के कारण मार्केट में भूचाल आया था, उसके बाद जीएसटी की न्यूज के बाद थोड़ा सा मार्केट में उछाल भी आया। तो जिस दिन जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ में मार्केट ने बड़ा तेजी दिखाई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट फिर नीचे आ गई। तो इन सब के पीछे कारण क्या है, मार्केट क्यों वापस नीचे आ गई और नेक्स्ट वीक किस तरह से रहने वाला है, जो यूएस का टैरिफ वॉर है वो कहां लेके जा रहा है हमें, और प्लस जो चीन और रशिया के साथ में जो हमारी नजदीकियां और बढ़ रही हैं हमारे देश की, उनका क्या असर पड़ने वाला है, इन सब चीजों को समझेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी, सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फॉलो करते हैं। देखिए आपने है ना निफ्टी इस वीक कैसे रहा, बेसिकली इस पर ज्यादा आपका स्ट्रेस रहा है। देखिए नेट के अंदर 314 पॉइंट इस वीक निफ्टी बढ़ा है, 1.28%, है ना। और ये यदि हम बीएससी मिड कैप देखें तो 2% बढ़ा है, स्मॉल कैप 2.5% बढ़ा है ना। और इसमें यदि हम सब सेक्टर वाइज देखें तो मेटल हमारा 6% बढ़ा है, ऑटो इंडेक्स 5.2% बढ़ा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स 3.6 बढ़ा है, आईटी इंडेक्स -1% रहा है जी। और जीएसटी का इम्पैक्ट, जीएसटी रैशनलाइजेशन का इम्पैक्ट शुरुआत में रहा था, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, जैसे यूक्रेन रशिया की लड़ाई है, ये तेजी से पकड़ गई है, तो इसका इम्पैक्ट रहा नहीं। टैरिफ का बीच बीच के अंदर रिलेशंस यूएस से की स्टेटमेंट्स वगैरह आई जो नेगेटिव थी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा, है नहीं। चाइना से, रशिया से इंडिया, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, उनका रिलेशंस आपस में बहुत अच्छा हुआ, ये पॉजिटिव था, है ना। तो ग्लोबली इवेंट और ये सारी चीज़ों का टोटल मिला के जो इम्पैक्ट रहा है, तो नेट के अंदर हमारा मार्केट 1.28% वीकली बढ़ा है। और जो जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा है, इमीडिएट, क्योंकि मान लो जैसे 22 सितंबर से ये जीएसटी रेट जो घटाए हैं वो एप्लीकेबल होंगे, तो इमीडिएट जो है परचेजेस बंद हो गई, है ना। कार है, डीलर के पास बहुत बड़ा स्टॉक डीलरों के पास पड़ा हुआ है, और मान लो किसी डीलर ने 28% के ऊपर बहुत सारी कारें खरीद रखी है और परचेज है नहीं, और उसके बाद 18% पे जीएसटी भी पर कार उसको देनी पड़ेगी, तो 10% का बहुत बड़ा नुकसान हो गया जितना उसके पास स्टॉक था। तो डीलर्स अभी फाइनेंस मिनिस्टर से अप्रोच कर रहे हैं कि इसमें कुछ हमें रिलीफ दिया जाए, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि स्टॉक के ऊपर यदि वो जीएसटी बढ़ाते तो उनको प्रॉफिट हो जाता, घट गया तो उनको नुकसान हो गया। ये तो उसका है हिसाब किताब। बाकी ये बिल्कुल, कोई भी यानी कि जो 1500 सीसी से ऊपर वाली जो कार हैं जिनका 40% कर दिया, तो उनको तो एक तरह से फायदा हो गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उसमें भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक कंपनसेशन सेस है जो 28% और वो 15 से 20% है, तो उसका कॉन्सिक्वेंट इम्पैक्ट जो है वो 45 से 50% पड़ता है, उसमें भी फायदा हुआ है। जितनी लग्जरी कार है वो उसके अंदर भी जीएसटी 40% है और पहले 45 से 50% पड़ रहा था, तो उसमें भी 5 से 10% कारों में फायदा हुआ है, बड़ी कारों में भी। जी। हाँ जी। तो ये कुल मिला के जीएसटी रैशनलाइजेशन का ये ज्यादातर 90% गुड्स के अंदर ये रेट घटे हैं, और इसका आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, बहुत बड़ा डिमांड बेनिफिट होने वाला है। लेकिन सुभाष जी, इसमें एक चीज और बताइए कि जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, आपको भी पता ही होगा इसका, कि भाई जो जीएसटी का ज्यादातर अधिकतर रेवेन्यू आता है वो 18% वाले स्लैब से आता है, तो बाकी के स्लैब से तो मतलब कम ही आता है।
तो उसका किस तरह से हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरह से कंज्यूमर को बेनिफिट होगा? देखिए, 18% वाला काफ़ी रेट 5% पे आ गया, है ना? जैसे फूड आइटम है, ये इसके अंदर कंज्यूमर आइटम्स हैं, कई काफ़ी होटल्स के रूम वगैरह हैं जो लोअर रेट के हैं, तो मतलब काफ़ी आइटम शिफ्ट हो गए। 28 से 18 में काफ़ी आइटम शिफ्ट हुए हैं, है ना? एयर कंडीशनर, फ्रिज, है नी? छोटी कारें, बाइक्स, तो ये सब इनको सबको बेनिफिट होगा। और टेक्सटाइल, गारमेंट्स वगैरह 5% में आ गया, है ना? हम्म। तो ये हाँ सब बिल्कुल, जैसे दूध हाँ, दूध दही और स्टेशनरी वगैरह वो जीरो ही कर दिया, वो भी हाँ, मतलब वो ज़ीरो आम कर जनता दिया, को काफ़ी काफी ज़ीरो फायदा है। कर दिया। गोल्ड को 3% पे ही मेंटेन किया हुआ है जी। ना? और जो लग रहा था कि 5% कर देंगे, तो ऐसे बहुत सारे आइटम हैं। तो मेकिंग चार्जेज़ 5% कर दिया। और कुछ आइटम डायमंड के 1.5% भी किए हैं, कुछ आधा परसेंट भी किया है, सेमी स्टोन्स वगैरह। तो जी। मतलब आइटम तो लोअर साइड में ही किए गए हैं, तो कंज्यूमर को और डिमांड बेटर होगी, कंज्यूमर को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। होगा। बिल्कुल, अब होगा। सुभाष जी इसमें एक चीज़ और जो निकल के आई, मतलब शेयर मार्केट का किस तरह से इस पे इम्पैक्ट हो रहा है और जिस तरह से आपने कहा कि शेयर मार्केट पे या पूरी इकोनॉमी पे लॉन्ग टर्म में इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक और कि जो आईटीसी यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था, वो भी कई सारे उसमें सर्विसेज़ में, कई सारे प्रोडक्ट्स में वो बंद कर दिया गया है। तो उसका क्या मतलब, जैसे इसमें पीयूष गोयल ने जो चिंता जताई थी कि भई एंड यूज़र तक ये जो रिफ़ॉर्म्स हैं, जो स्कीम है वो पहुँचनी चाहिए। क्या वो जो एंड यूजर तक जो पहुंचने को लेकर जो पीयूष गोयल ने जी चिंता जताई थी, उसका कारण यही तो नहीं है कि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा ट्रेडर्स को या बायर्स इनको, जो व्यापारी हैं उनको नहीं मिलेगा, तो वो जो पास ऑन करने वाली बात है कंज्यूमर तक, वो पूरा पास ऑन नहीं करेंगे? देखो, इसको हम 2 तरीके से समझते हैं। जैसे इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, इसमें पहले 18% जीएसटी लगता था प्रीमियम के ऊपर। जी। ये जी। ज़ीरो कर दिया, ये ज़ीरो कर दिया। तो एक तो इस तरह के हैं, तो इसमें ज़ीरो करने से क्या हुआ, जो इंश्योरेंस कंपनी को इनपुट क्रेडिट मिलता था, है ना? वो वो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, है नी? क्योंकि वो जब ज़ीरो हो गया, तो कंज्यूमर को तो फ़ायदा हो गया, लेकिन उनकी कॉस्ट बढ़ गई। तो उसमें जी। ये लोग इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा-सा बढ़ाएँगे। जितना उनको कॉस्ट बढ़ी है, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे मान लो ₹100 चार्ज करते थे, ₹18 जीएसटी बनता था, 118, तो ₹5 का कॉस्ट उनकी बढ़ी, तो वो प्रीमियम 105, 100 की जगह 105 चार्ज करेंगे। तो ओके। कंज्यूमर को जो बेनिफिट है वो ₹13 रहेगा। हम्म। एक दूसरा तरीका है, दूसरा इनपुट टैक्स का है, जैसे बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स को कहा कि भी ठीक है, तुम नॉर्मल जीएसटी देते हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेते हो तो 5% हम आपसे चार्ज करेंगे, आप चार्ज करो। हम्म। और तो उसमें वो बिल्डर्स को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वो ओके। 5%, मतलब पहले यदि मान लो 18 का 18 उनको इनपुट क्रेडिट एडजस्ट हो जाता था जिन कंपनियों में, तो उनके लिए वो कोस्ट जीएसटी की नहीं थी। लेकिन कुछ बिल्डर्स का पूरा इनपुट नहीं कंज्यूम होता था, तो वो उनको बेनिफिट है कि वो 5% वाला ऑप्ट कर लें। तो वहाँ पे हम्म। वो ऑप्ट करते हैं। और तो ये इस तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे एयरलाइंस की टिकट्स हैं, उसमें भी जैसे कि भई उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर वो लेना हाँ, चाहते हैं तो 5% की जगह उनको 18% चार्ज करना जैसे पड़ेगा। जैसे हाँ, एयरलाइन टिकट है, होटल के बिल्स हैं, इनके ऊपर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलते थे। तो यदि ये लोअर कर दें और कहें भई नहीं मिलेंगे, पहले 18% पे भी नहीं मिलते थे और अब 5% कर दें, तो वो 5% का ही नुकसान होगा। तो ये हुँ। देखना पड़ेगा कि किस इंडस्ट्री में, किस सेक्टर में क्या किया गया है, उस हिसाब से उसका एलोकेशन लॉस प्रॉफिट रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो रही जीएसटी की बात। अब अगर हम थोड़ी-सी ट्रम्प की भी बात कर लें कि भई ट्रम्प की जो सब कहानी चल रही है, जिस तरह से आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा वो नम्र पड़े हैं। तो जो उनकी नम्रता है या जो उनका कहते हैं ना, वो अब भारत की कूटनीति के आगे वो उनका जो झुकाव हो गया या झुकना पड़ गया है, तो इसका असर मार्केट में हम किस तरह से देखेंगे? और किस तरह का उन्होंने मतलब अपना झुकाव दिया है कि जिससे हमें हमारे देश को फ़ायदा हो? देखो रविंदर जी, ट्रम्प जो है अमेरिका में घिरा हुआ है।
क्योंकि इंडिया इज ए लॉन्ग टर्म पार्टनर, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये अपने आप में बहुत बड़ी है, 145 करोड़। इसका रिप्लेसमेंट उनके पास नहीं है। इंडिया तो फिर भी जो एक्सपोर्ट करता था 88 बिलियन यूएस डॉलर का 2024-25 में किया है, उसके अंदर टैक्सेबल जो आइटम है वो सिर्फ 45-47 बिलियन यूएस डॉलर है। 38-40 बिलियन यूएस डॉलर अभी भी एग्जम्प्टेड आइटम में है। तो हमारे को तो जो इम्पैक्ट है वो मान लो 50% ड्यूटी कर दी तो वो उस पे जो 45 बिलियन यूएस डॉलर पे लगता है, जो कि 55 से 60% टोटल यूएस एक्सपोर्ट का वो कंस्टिट्यूट करता है, हमें उस पर नुकसान है। लेकिन यूएस को तो 145 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें जो डिमांड है उस पर बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे आज हम पेप्सी, कोको कोला, ये मैकडोनल्ड्स, इन गूगल्स है नहीं, जो उनकी यूएस की कंपनीज हैं उस पे फेसबुक, कोई भी हम उसको बैन कर दें तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जो ओके। इतना बड़ा मार्केट पोटेंशियल, क्योंकि आज का ये मत देखो कि आज कितना एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस इंडिया को, लेकिन पोटेंशियल बहुत बड़ी थी बात। तो रिलेशन हम्म। बिगाड़ना उसके लिए नेगेटिव है, और इसलिए वहां पे बहुत हाईली क्रिटिसाइज हो रहे हैं। तो अब वो रिवर्ट बैक भी मान लो करना चाहते हैं तो रेस्पेक्टफुल कैसे तरीका रहेगा, क्योंकि बात स्टेटमेंट से काफी बिगड़ गई है। कभी वो नवारो कुछ बोल देता है, कभी उसका कॉमर्स मिनिस्टर कुछ बोल देता है, कभी ट्रम्प बोल देते हैं। और ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था 4 दिन के लिए, उसमें उसने कहा था मैंने आपका ये वार रुकवाया था, रुकवाया मैं, है। हाँ, उसमें उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा और इंडिया ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। तो मतलब वो काफी चीजों से चिढ़ा हुआ है, और हम्म। अब वो उसके अंदर वापस भी आना चाहता है। तो अभी ट्रेड तो बातचीत तो चल रही है, लेकिन इंडिया भी रेस्पेक्ट से ही बातचीत करना चाह रहा है, और इंडिया ने बिल्कुल। भी इसके तरीके निकाल लिए हैं। क्योंकि इंडिया 40-50 कंट्री से बातचीत चल रही है, जिस वो ट्रेड जो यूएस को एक्सपोर्ट होता था वो वहां पे एक्सपोर्ट करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके से कर लिया, ऑस्ट्रेलिया से कर लिया है न, और बहुत सारी कंट्रीज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दुबई से है नहीं, और यूरोपियन यूनियन से बात चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, और बहुत सारे जी। कंट्रीज से साइड लाइन में बात हो रही है कि भाई वहाँ सप्लाई दें। और बहुत सारे कंट्रीज इसके ट्रेड टैरिफ से अफेक्टेड हैं। तो यूएस बिल्कुल। जो है, हाँ, तो यूएस इतना जो टैरिफ लगा चुका है उसको इससे बैक आना है, तो वो एक रेस्पेक्टफुल तरीका उसको चाहिए। अच्छा तो सुभाष जी, एक चीज और क्वेश्चन इसमें कि इस सारे सिनारियों में भारत ने काउंटर टैरिफ क्यों नहीं लगाया यूएस के ऊपर? क्या इसको कूटनीति का हिस्सा माना जाए? यस, अभी कूटनीति का ही है। इंडिया अभी ऑब्जर्व कर रहा है कि क्योंकि चीज को डेडलॉक करना हो तो हम लगा देंगे, है ना। जी। बातचीत नहीं चल रही होती तो हम भी काउंटर लगा के बात को खत्म कर देंगे। अभी हम थोड़ा सा ग्रेस दिखा रहे हैं कि है, और उधर हम डिप्लोमेसी में आप है ना बैलेंस करने के लिए उधर चाइना से, ब्राजील से, रसिया से, अदर ब्रिक्स कंट्रीज से साइमल्टेनियस बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, हम चाइना से रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि यूएस के साथ यदि वापस ठीक हो जाते हैं तो हम यूएस से ज्यादा बेटर समझेंगे। क्योंकि यूएस में जो आइटम है ना जो हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो वो लेबर ओरिएंटेड आइटम्स काफी हैं, है ना। तो हम्म। वो उसका रिप्लेसमेंट सही मायने में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम 40 कंट्रीज में भी डाइवर्ट कर लेंगे तो भी वो सब्स्टिट्यूट नहीं आएगा। अभी भी बिल्कुल फाइनेंस, ठीक बात है कि वो कहीं कहीं एक जगह आपको सीधी मार्केट मिल रही है और फिर उसके बाद आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बड़े हाँ, चैलेंजेस आ जाएंगे। फिर इमीडिएट एक रिप्लेस नहीं अर्थ। होगी। तो जी। फाइनेंस जी। मिनिस्टर अभी कुछ पैकेज देने की सोच रहा है। जी। सीतारमन ने अभी बातचीत कर रही है कि भाई जी। जो लोग अफेक्टेड हैं, है नहीं, ज्यादातर कौन कौन अफेक्टेड है, फूड आइटम, सिप जो एक्सपोर्ट करते थे, है नहीं, और ये जो आइटम हमारे एक्सपोर्ट होते थे और जिसमें 50% टैरिफ लगा था, उनके लिए कुछ पैकेज लाने की बात चल रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, है नहीं।
और तो ये उसमें टैक्स उसके इंसेंटिव किस तरह से हो सकते हैं, कोई पीएलआई में इंक्लूड कर दिया, लाइक है नहीं, जी इंसेंटिव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे दिया, या कोई इजी क्रेडिट दे दिया उनको, या जैसे टेक्सटाइल में तो उन्होंने कॉटन के ऊपर, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, 31 दिसंबर 2025 तक तो कॉटन जो जीरो कर इम्पोर्ट दिया था। करते हैं एग्जाम्प्ट कर दिया। उसमें भी जी डिमांड हो रही है कि उसको लंबे तरीके से लंबे पीरियड के लिए करें, दिसंबर 2025 नहीं, और 2-3 साल और बढ़ाएं, है नहीं। जी और तो कोई इजी टर्म्स वगैरह फाइनेंस मिनिस्टर वर्कआउट कर रही है, कोई पैकेज जी वो जो अभी वो डिक्लेयर नहीं कर रही, क्योंकि बिल्कुल कैबिनेट से ठीक है। जब पूरी तरह से चीजें वर्कआउट हो जाएंगी, आई थिंक तभी वो डिक्लेयर करेंगे। तो सुभाष जी, हाँ, इन सारे सिनारियों के बीच में अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें कि मार्केट की रेंज क्या रहने वाली है, 24,741 पे अगर निफ्टी बंद हुआ था, तो इसको फिर आप कहां जाते हुए देख रहे हैं? क्या 25,000 हम पार कर पाएंगे? क्या मंडे को मार्केट गैप अप के साथ खुलेगी, या फिर आपको लगता है कुछ गैप डाउन हो जाएगा, या यहीं खुल जाएगी? कैसे रहेगा ये? देखिए मार्केट का जो मूड है ना, वो अभी भी रेंज बाउंड मूड है। वैसे मैं ओके, 24,350 और 25,350 का रेंज दे रहा हूँ निफ्टी के अंदर, है नहीं। 24,650 से लेके नहीं, 25,350। 24,350 से 25,350। 24,350 से लेके 25,350, 1,000 पॉइंट का। जी। हाँ जी। तो और बैंक निफ्टी? और बैंक निफ्टी का मैं दे रहा हूँ 55,000, 53,100 से 55,100। 53,100 से लेके 55,100। ओके। तो यानी कि अभी और भी आपको लगता है कि कहीं अगर हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी और नरमी आ सकती है, और तेजी भी आ अगर आती सकते, है तो वो देखिए बहुत तेजी देखिए नहीं है? अभी हमारा जो रुपी है ना, वो ऑल जी टाइम लो चला गया था, है नहीं। जी। अभी हमारा 88 रुपए 26 पैसा क्लोज हुआ है हाँ जी। फ्राइडे को, जो कि उससे अगस्त 29 को 88 रुपए 20 पैसे था, तो 6 पैसे जी यहाँ पर कमजोर हुआ है। और रेंज जो 87-98 से 88-36 गई है, तो जी 88-36 रिकॉर्ड डेप्रिशिएट हुआ है इंडियन रुपी, है ना। और क्रूड के तो प्राइसेस आज सवाल पॉजिटिव है। जी जी जी, क्रूड के बात प्राइसेस करिए आप। 61, हाँ 61 हाँ जी 97, और ब्रांड के हैं 65-58। जी। तो मतलब क्रूड के प्राइसेस, क्रूड 62 रुपए के करीब है, और ब्रांड 65 रुपए 58 पैसे के करीब है। ओके गोल्ड भी ओके। हमारा 10 ग्राम का 1,07,740 चला गया, ये भी हम्म। अच्छा जा रहा है। तो इसके जी पीछे भी कई कारण हैं गोल्ड के भी, क्योंकि सेंट्रल बैंक वगैरह जो है ना, जैसे इंडिया भी है, काफी गोल्ड खरीदा। बाकी जी। जहां पर भी ट्रेड लगे हैं, जहां पर टैरिफ लगा है, वहां पे भी, और जहां पे इनको लगा है कि थोड़ा, क्योंकि हैप्पी सिचुएशन पे नहीं है ये यूएस की इकोनॉमी, और जो जो डॉलर है उसकी, वो उसका अल्टरनेटिव कंट्री देखना चाह रही है, तो गोल्ड की हम्म। तरफ से थोड़ा है। तो इसलिए बिल्कुल गोल्ड सेंट्रल बाइंग होने से थोड़ा बड़ा है गोल्ड, है ना। और भी कई बिल्कुल। कारण है। सुभाष सुभाष जी, आप, मुझे याद आ रहा है कि मैंने शायद 3 या 4 महीने पहले आपसे सवाल किया था, या मतलब समय आगे पीछे भी हो सकता है, कि भाई जो डॉलर के मुकाबले रुपया है, कहीं ये 2025 में 100 रुपए तो नहीं पहुंच जाएगा? तो अभी सितंबर शुरू हुआ है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बचते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये भाई 100 रुपए पहुंच सकता है, या 4 महीने के लिए भी बहुत दूर है? देखिए ऐसा है, 100 रुपए की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, क्योंकि डॉलर भी डेप्रिशिएट हो रहा है। डॉलर हम्म। इंडेक्स जो है ना, वो 98 के करीब चल रहा है, जो 110 जी। था। तो ये डॉलर भी वीक हो रहा है, तो इसलिए ना ओके। कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। और हम्म। यूएस इकोनॉमी वीक हो रही है। यूएस ओके। फेड रिजर्व ने अभी इनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आया था, नॉन फार्म पेरोल, जो कि जी। वीक आया है, काफी वीक आया है। अब तक 8 महीने के अंदर 6 लाख एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे पाए हैं ये। और हम्म। ये है तो इससे इनका जो 25 पैसा, जो 16-17 सितंबर को फेड की मीटिंग होनी है, इसमें 93% चांसेस हैं कि 25 पैसा रेट कट हो जाएगा। कुछ ओके। इकोनॉमिस्ट को 17% इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि 50 पैसा भी रेट कट हो जाना चाहिए। तो हम्म। मतलब ये भी है, रेट कट हो सकता है। और एफपीआई की हमारी सेलिंग लगातार बन रही है अभी तक, जी। है ना।
इस वीक 5,667 करोड़ का एफपीआई ने सेलिंग की है। 10वां वीक लगातार एफपीआई की सेलिंग है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 13,444 करोड़ की इस वीक में बाइंग है, जो कि 21वें वीक लगातार बाइंग है नहीं। आप 5 लाख करोड़ से ऊपर लोकल इंस्टीट्यूशन की बाइंग हो चुकी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की सेलिंग 2.5 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। ओके, इस तो साल? यदि हाँ, इस साल 1 जनवरी से, तो इसका जी, मतलब ये हुआ कि लगातार इनकी सेलिंग होने से हमारा रूपी थोड़ा सा वीक पड़ रहा है थोड़ा सा इसलिए वीक ये पड़ रहा है, बिल्कुल। 36 पैसे तक चला गया और 88 रुपए। बिल्कुल ठीक है सुभाष जी। तो यानी कि आपकी जो एनालिसिस है, जो आपने रेंज दी है, निफ्टी की दी है 24,350 से लेके 25,350, और बैंक निफ्टी की रेंज दी है 53,100 से लेके 55,100। तो दर्शकों से मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो हमारा ये एनालिसिस होता है, जो प्रोग्राम करते हैं सुभाष जी के साथ में, हमारा कोर पर्पज यही है कि आपको एक फाइनेंशियल लिटरेसी हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, ताकि आपको किसी बहकावे में ना आए। क्योंकि आजकल बहुत सारे, कोई टेलीग्राम पे कोई टिप देता है, कोई कुछ देता है, तो आपको एटलीस्ट शेयर मार्केट की समझ होनी चाहिए कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, किन चीजों की वजह से मार्केट ऊपर जाता है, किन चीजों की वजह से मार्केट नीचे जाता है। और साथ के साथ हम हमेशा कहते हैं कि ये जो रेंज भी हम शेयर करते हैं, ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं, और ना कि हम ये सलाह देते हैं कि आप क्या खरीदें और क्या बेचें। क्योंकि कुछ भी खरीदना बेचना है या किसी तरह का निवेश करना है, ट्रेड करना है, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। यदि आपके पास सलाहकार नहीं है तो आप एसएमसी ग्रुप से संपर्क कर सकते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं। जी, धन्यवाद एक बार फिर से।